अगर आप भी रोज 14 टू 16 आवर्स फास्टिंग कर रहे हो तो आप डायबिटीज को रिवर्स नहीं बल्कि परमानेंटली खराब कर रहे हो। मैं आज एक ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो 90% फास्टिंग करने वाले लोग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो परमानेंटली अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं और शुगर घटने की बजाय बढ़ी रहती है। आज इस वीडियो में आपको 3 ऐसी सच्चाइयां पता चलेंगी जिन्हें आप शायद पहले जानते भी ना हो। फर्स्ट, कि फास्टिंग हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती। सेकंड, ओवर फास्टिंग आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ाकर ब्लड शुगर लेवल को और बढ़ा देती है। थर्ड, एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक ट्रैप जो आपको कभी भी डायबिटीज से बाहर नहीं आने देता। एंड तक रुकिएगा, लास्ट वाला पॉइंट तो आपके लिए सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। और साथ ही मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा किन लोगों के लिए फास्टिंग करना ठीक होगा, किस तरीके से फास्टिंग करना ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे पास एक 52 इयर्स के पेशेंट आए, बहुत ही मोटिवेटेड, और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर देखकर 18 आवर्स की फास्टिंग शुरू कर दी। 18 आवर्स की फास्टिंग का मतलब हुआ कि 18 आवर्स वो कुछ भी नहीं खाएंगे और बाकी के 6 आवर्स में जो भी मील उन्हें लेनी होगी उसी में लेंगे। तो इस हिसाब से उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट करना छोड़ दिया। एक खाना वो लगभग 12 बजे के आसपास खाने लगे और दूसरा खाना शाम को 6 बजे से पहले खाने लगे, और उसके अलावा के बाकी के 18 आवर्स में उनकी फास्टिंग कंटिन्यू रही। पर जब वो लगातार ऐसा 3 हफ्ते तक करते रहे और उन्होंने अपनी शुगर चेक की तो वो फास्टिंग शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ आया 140 से भी ऊपर, और पीपी शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ आया 220 से भी ऊपर। और जब वो मुझसे मिलने आए उन्होंने मुझे बताया कि मैं लगातार ऐसा ही कर रहा हूँ, इतनी ज्यादा फास्टिंग कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरा शुगर का लेवल कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। चलिए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं जो आपको भी समझाना चाहता हूँ कि बॉडी को सिर्फ फास्टिंग से फर्क नहीं पड़ता। बॉडी को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है जब सही सिग्नल्स आपके शरीर को मिलने लगते हैं, आपके इंसुलिन को सही सिग्नल मिलने लगते हैं। जब आप एक बहुत लंबी फास्टिंग करते हैं तो कई बार आपकी बॉडी मेटाबॉलिक क्राइसिस के फेज में चली जाती है। जब आप बहुत लंबी फास्टिंग करते हैं तब आपकी बॉडी एनर्जी क्राइसिस के फेज में चली जाती है। रिजल्ट, आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जो कि अल्टीमेटली आपके लीवर को एक्टिवेट कर देता है और ज्यादा ग्लूकोज बनाने के लिए, जबकि आपने तो खाना भी नहीं खाया था। इस प्रोसेस को बोला जाता है एडेप्टिव ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब आप खाना भी नहीं खा रहे फिर भी आपके शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए आपका लीवर लगातार ग्लूकोज बना रहा है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फास्टिंग का कंसेप्ट ही गलत है। तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। पर जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं वो फास्टिंग नहीं है, वो आप अपने शरीर को मेटाबॉलिक स्ट्रेस में डाल रहे हो। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। असल में 2 तरह की फास्टिंग होती है। एक होती है थेराप्यूटिक फास्टिंग जो कि स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड तरीके से की जाती है, और दूसरी होती है स्ट्रेस फास्टिंग जो कि रैंडम की जाती है, अनप्लान्ड तरीके से की जाती है, अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से की जाती है। और 90% लोग सेकंड वाली स्ट्रेस फास्टिंग ही कर रहे होते हैं। उनका शरीर पहले से ही बहुत वीक होता है और ऐसे में ये फास्टिंग करना उनके लिए नुकसान का कारण बन जाता है। असल में अक्सर हम लोग बहुत बार सुन रहे होते हैं कि खाना छोड़ देने से इंसुलिन को थोड़ा रेस्ट मिलना शुरू हो जाता है, पर मैं आपको आज एक सच्चाई बता दूं, सिर्फ फास्टिंग कर लेने से इंसुलिन को रेस्ट नहीं मिल पाता। असल में जरूरत ही रेस्ट देने के साथ साथ इंसुलिन के रिस्पॉन्स को भी बेहतर करने की, जिसकी जानकारी तो शायद आपको किसी ने दी ही नहीं। और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव कब होती है? जब आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, जब आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मील की प्लानिंग करते हैं, जब आप अपने शरीर के अंदर किसी भी तरह के ग्लूकोज स्पाइक को नहीं आने देते। यानी कि सिर्फ शरीर को भूखा रखना जरूरी नहीं है, एक प्रॉपर सिस्टम को अडॉप्ट करना जरूरी है। चलिए अब मैं आपको सबसे लास्ट में वो सीरियस सबसे डेंजरस मिस्टेक बता देता हूं जिसे 90% फास्टिंग करने वाले लोग लगातार कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप 18 आवर्स की फास्टिंग करने के बाद अब आप खाना खाने बैठे और आपने खाने के अंदर कुछ ऐसा ले लिया जिसके अंदर
छुपे हुए बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद थे, फीके कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद थे। अब ये आपके शरीर को डबल झटका दे देगा। कई लोग कहते हैं हम तो फ्रेश फ्रूट खा रहे हैं, कई लोग कहते हैं मैं तो थोड़ा सा पोहा ले लेता हूं या मैं मल्टीग्रेन आटे से बनी ब्रेड ले लेता हूं। अब आपकी इस गलती ने आपकी बॉडी को डबल शॉक दे दिया। पहला शॉक 18 आवर्स की स्ट्रेस फास्टिंग और दूसरा शॉक एक ऐसा खाना खाना जिसमें हिडन कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद थे, एकदम से ग्लूकोज का स्पाइक हो गया। मतलब आपने लगभग 18 आवर्स तो बहुत कुछ डिसिप्लिन करने की कोशिश की, पर आपकी ही एक दूसरी गलती ने आपके सारे करे हुए काम पर पानी फेर दिया। इसलिए आपको लगता है कि मैंने पूरी कोशिश की, मैंने बेहतरीन फास्टिंग की, उसके बावजूद भी शुगर का लेवल कम क्यों नहीं हुआ। चलिए इसी मुद्दे पर थोड़ा सा आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। आयुर्वेद में डायबिटीज पेशेंट को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला स्थूल प्रमेही, वो लोग डायबिटीज से सफर करने वाले वो लोग जिनका वजन ज्यादा है, यानी ओबीज डायबिटिक पेशेंट्स। वहीं दूसरी तरफ कृश प्रमेही यानी डायबिटीज वाले वो पेशेंट जो बेहद पतले दुबले शरीर के मालिक हैं। और आयुर्वेद में दोनों का ही चिकित्सा सिद्धांत बिल्कुल अलग अलग बताया गया है। आयुर्वेद में बताया गया है जो स्थूल प्रमेही है, जो ओबीज डायबिटिक पेशेंट है, वो लंघन चिकित्सा कर सकते हैं, यानी कि वो फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से, प्रॉपर सही गाइडलाइंस के साथ में। तो उन्हें डायबिटीज कंट्रोल करने में, बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो कृश प्रमेही है, पतले दुबले डायबिटीज पेशेंट है, उनके लिए तो साफ साफ मना किया गया है, इन्हें लंघन चिकित्सा नहीं करनी, इन्हें भूखा नहीं रहना, इन्हें फास्टिंग नहीं करनी, बल्कि इनको तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिए जाने की जरूरत थी, रसायन थेरेपी दी जाने की जरूरत थी, ऐसी डाइट दी जाने की जरूरत थी जिससे उनका शरीर ताकतवर होना शुरू हो जाए और साथ ही शुगर भी, ब्लड शुगर भी कंट्रोल में ही आना शुरू हो जाए। तो कुल मिलाकर मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि फास्टिंग सबके लिए बराबर फायदेमंद नहीं है। ना तो आज की मॉडर्न रिसर्च इस बात को सपोर्ट करती है और ना ही ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक नॉलेज इस बात को सपोर्ट करती है। यानी व्यक्ति के हिसाब से ही उसकी चिकित्सा होनी चाहिए, और वो भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर प्लानिंग के जरिए से। असल में आज डायबिटीज पेशेंट को सिर्फ फास्टिंग नहीं, एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है, जिसमें मैं अपने मरीजों को लगातार मदद करता रहता हूं, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम देने की, जिसमें वो बेहतर तरीके से, सही तरीके से सीख पाएं कि उनके शरीर की जरूरत क्या है, उनकी अपनी प्रकृति क्या है, उनकी उस प्रकृति के बेस पर क्या खाना, क्या लाइफस्टाइल उनके लिए बेहतर होगा, कितने घंटे की फास्टिंग उनके लिए बेहतर होगी, फास्टिंग कब करना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन 7 दिनों का फाउंडेशन प्रोग्राम डेवलप किया है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, उसे आप अभी ज्वाइन कर लें। साइंस प्लस आयुर्वेदा पर बेस्ड ये फाउंडेशन प्रोग्राम आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, बाकी के डायबिटीज पेशेंट के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जितना जरूरी आपके लिए है, एक डायबिटीज पेशेंट के लिए है अपने शरीर को ठीक रखना, उतना ही जरूरी बाकी के डायबिटीज पेशेंट के लिए भी है अपने शरीर को ठीक रखना, ताकतवर रखना, सही दिशा में आगे बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस से, बढ़ी हुई शुगर से बाहर निकलना।